Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, as we have been discussing the modern age in the history of English literature, and in our previous lecture, we have discussed two main figures, Virginia Woolf and James Joyce. So, in this lecture, I will be talking about Aldous Huxley and D.H. Lawrence. Students, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डस हक्सली के बारे में. Aldous Leonard Huxley, born in 1894 and died in 1963. He was an English writer and one of the most prominent members of the famous Huxley family. Students, famous Huxley family, ये फैमिली इतनी फेमस क्यों थी वो देखते हैं हम कि स्टूडेंट्स he was the son of Leonard Huxley, editor of influential Cornhill magazine, and Julia Arnold's niece of the legendary poet and essayist Matthew Arnold. Huxley was the grandson of T.H. Huxley, a scientist and friend of Charles Darwin. Huxley's brother Julian was a noted biologist and writer, and his half brother Andrew was a Nobel laureate in physiology. Students, इनकी जो फैमिली थी, ये जो हक्सली फैमिली थी, इसमें बहुत सारे लोग साइंस से रिलेटेड और बहुत सारे लोग लिटरेचर से रिलेटेड भी मौजूद थे. जैसे कि इनके फादर लियोनार्ड हक्सली जो थे वो मैगजीन कॉर्नहिल, जो बहुत फेमस मैगजीन था उस वक्त का, उसके एडिटर थे. और जूलिया आर्नोल्ड जो कि इनकी मदर थी, वो मैथ्यू आर्नोल्ड की नीस थी. और स्टूडेंट्स, इनके जो दादा थे वो बहुत अच्छे और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और चार्ल्स डार्विन के बहुत गहरे फ्रेंड थे. इनको चार्ल्स डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है फॉर हिज असिस्टेंस. उनकी असिस्टेंस के बदले में इनको चार्ल्स डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है. एंड स्टूडेंट्स, इनके भाई भी जो थे वो बहुत फेमस बायोलॉजिस्ट और राइटर भी थे. तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस तरह से इनकी फैमिली में बहुत सारे लोग जो हैं वो साइंस की तरफ से और बहुत सारे लोग लिटरेचर की तरफ से मौजूद थे. तो इसलिए एल्डस हक्सली के माइंड पे साइंस और लिटरेचर दोनों का इफेक्ट था. लेकिन स्टूडेंट्स, ये साइंस में, मेडिसिन में आगे जाना चाहते थे. लेकिन क्या हुआ कि इनकी आई साइट खत्म होने की वजह से इनको लिटरेचर को अपना करियर जो है वो बनाना पड़ा. सो स्टूडेंट्स, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये साइंस में, मेडिकल साइंस में आगे जाना चाहते थे. लेकिन चूंकि ये 16 इयर्स की एज में इन्हें बहुत ज़्यादा स्फेयर किस्म का आई इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गए 2 साल के लिए. तो इस वजह से इन्हें जो है वो थोड़ी बहुत जब इनका विजन रिकवर हुआ, थोड़ी सी आई साइट ठीक हुई, तो उन्हें फिर भी क्लियर नज़र नहीं आता था और उन्हें ग्लासेस का यूज़ करना पड़ता था. और इस तरह की आई साइट के लिए वो जो है साइंस में और मेडिसिन में कंटिन्यू नहीं कर सकते थे. सो ही टर्न टू राइटिंग. इस वजह से इन्होंने लिटरेचर को अपना करियर बना लिया. स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे और इनमें से जो सबसे फेमस इनका नॉवल है वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, जिस नॉवल ने इनको बहुत ज़्यादा फेम दी. स्टूडेंट्स, ये एक साइंस फिक्शन है एंड नॉट ओनली साइंस फिक्शन, ये एक डिस्टोपियन नॉवल है. और इस नॉवल का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ उस वक्त के राइटर्स पे भी, और इवन इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ कि जॉर्ज ऑरवेल ने इनको फॉलो करते हुए इनके अंडर इन्फ्लुएंस 1984 भी लिखा, जो कि उनका डिस्टोपियन नॉवल है. तो स्टूडेंट्स, ये 1932 में नॉवल लिखा गया था और ये नॉवल जो है एक्चुअली एक वार्निंग है फ्यूचर के लिए पब्लिक को. जैसे कि 1984 एक वार्निंग थी, इसी तरह से ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है एक वार्निंग टाइप का नॉवल है. और इसमें स्टूडेंट्स, इस राइटर ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं. क्वेश्चंस क्या उठाए स्टूडेंट्स? इसका थीम ये है कि दुनिया में जो कैपिटलिस्ट कंपनीज होती हैं वो पुअर क्लास को किस तरह से एक्सप्लॉइट करती हैं. और इसमें जो है वो लंदन में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग दिखाई गई है कि आर्टिफिशियली जो है वो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और उनको जेनेटिक ट्रेड्स की बेस पर उनको कैटेगराइज किया जा रहा है. अब उनमें ये है कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे, उन्हें अल्फा कहा गया है और उसके बाद सेकंड नंबर पे बीटा, फिर गामा और डेल्टा वगैरह सारे आते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से किया गया कि जो अपर कैटेगरी के दो अपर कैटेगरी हैं, अल्फा और बीटा, उनको नेचर से मोहब्बत करना, बुक से मोहब्बत करना, इंटेलेक्चुअल साइड पे उनकी जो है ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये लोग जो है आगे जाके मुल्क की भाग दौड़ संभालने वाले.
लेकिन जो बाद की कैटेगरीज आती हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ क्या किया गया है कि उनको नेचर से नफरत दिलाई गई है, उनको बुक से नफरत दिलाई गई, रिलीजन से, फैमिली सिस्टम से नफरत दिलाई गई है। यानी कि ये लेबर क्लास है जिनसे मजदूरी करवाई जाएगी, और उनको हर उस चीज़ से नफरत दिलाई जाती है जिससे उनमें सोचने समझने की सलाहियतें पैदा हों, क्योंकि इनका कहना है कि अगर ये लोग सोचने लगे तो काम कौन करेगा। तो जहाँ कहीं वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं, उनको एक पिल दे दी जाती है, एक टैबलेट दे दी जाती है, और उसके जेर असर वो उनकी सोचने का प्रोसेस भी रुक जाता है और वो सो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो साइंटिफिक इन्वेंशंस का सोसाइटी पे इफेक्ट दिखाया गया। तो स्टूडेंट्स इनके जो अर्ली नॉवेल्स हैं, क्रोम येलो, एंटिके एंड दोज बैरन लीव्स, हक्सली ने इसमें स्टूडेंट्स हेडोनिज्म की डॉक्ट्राइन, हेडोनिज्म की फिलॉसफी जो है वो प्रेजेंट की है। और इनका मकसद ये था कि इसमें ये प्रेजेंट करना कि जिंदगी में जो प्लेयर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिंदगी का मेन एम जो है वो प्लेयर सीकिंग है। तो इसमें स्टार्ट में इन्होंने अपनी हेडनिज्म की फिलॉसफी जो है वो प्रेजेंट की है। और नेक्स्ट इन्होंने ब्रेव न्यू वर्ल्ड वांट्स द डेंजर ऑफ गिविंग द स्टेट कंट्रोल ओवर न्यू एंड पावरफुल टेक्नोलॉजीज। वन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस थीम इज द रिजिड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू टेक्नोलॉजिकल मेडिकल इंटरवेंशन। स्टूडेंट्स, ये हम ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मैं आपको पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि इसमें रिप्रोडक्शन पर जो साइंटिफिक इन्वेंशंस का इफेक्ट, ये इसका थीम है। और इस चीज को हम लोग, जो उन्होंने बहुत अरसा पहले नॉवल में बता दिया था, इसको हम आज प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो फ्यूचर हमारी स्टेट होगी, ये साइंस डोमिनेटेड स्टेट होगी। ये वर्ल्ड जो है वो साइंस डोमिनेटेड वर्ल्ड होगी, लेकिन इसमें कुछ लोग होंगे जो कि वो कल्चरल वैल्यूज और रिलीजन से अभी भी अटैच होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन ये लोग इस तरह की सोसाइटी में हमेशा परेशान रहेंगे। और इस नॉवल में हम देखते हैं कि इसमें जो हीरो है, इसमें 3 लोग हैं इस नॉवल में जो बागी हैं, जो इस तरह की कंडीशंस को फॉलो करने वाले नहीं हैं, लेकिन वो थ्रू आउट द नॉवल परेशान ही रहते हैं, और एट द एंड नॉवल का हीरो जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ आज हम होते हुए देखते हैं रियलिटी में। उसके बाद स्टूडेंट्स ब्रेव न्यू वर्ल्ड से फेम हासिल करने के बाद उनके नॉवेल्स आइलेस इन गाजा, और उसके बाद आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वेन, टाइम मस्ट हैव अ स्टॉप एंड एप्स एंड एसेंस। और उसके बाद नॉन फिक्शन वर्क इनका द आर्ट ऑफ सीइंग, जिसमें आर्ट ऑफ सीइंग में स्टूडेंट्स इनकी अपनी आई साइट जाने के बाद इनकी अपनी रिसर्च है, और उसमें मेथड्स हैं इम्प्रूव आई साइट को इम्प्रूव करने के मेथड्स इसमें इन्होंने लिखे हैं। ये इनका नॉन फिक्शन वर्क है। ठीक है, पेरेनियल फिलोसफी, डेवल्स ऑफ लॉर्डन, ये सारे के सारे इनके जो है लिटरेरी वर्क्स हैं। और स्टूडेंट्स, इनका जो थीम है, स्टूडेंट्स इनका थीम एक्चुअली, ये इनके नॉवेल्स असल में किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस को, प्रेजेंट लाइफस्टाइल्स को। और हम देखते हैं कि हक्सली सेटिस्फाई नहीं है प्रेजेंट लाइफस्टाइल से, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से सेटिस्फाई नहीं है, प्रेजेंट वैल्यूज के साथ सेटिस्फाई नहीं है। वो बताना चाहता है कि किस तरह का लाइफस्टाइल जो है वो इंसानों को अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरह की सोसाइटी इन्हें क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, इसकी इन चीज़ों से देख के लगता है कि वो इन चीज़ों से इन जो प्रेजेंट प्रिवेलिंग कंडीशंस है उनसे सेटिस्फाई नहीं। Huxley's primary thematic concern in his fiction is with the ramification of humanness, but the authentic human values are, what lifestyles human should adopt, and what type of society or world human should create. जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्या कि हक्सली इज पर्टिकुलरली फोकस upon the psychological effect of 20th century life, of a life of non-stop action at it shapes human attitude towards love, material possessions and political structure, but especially as it affects the personal balance and happiness of individual man being. If humans were not happier in this 20th century, then what in the past, then why now, why then, and but in the past, then why not? स्टूडेंट्स, हक्सली ने फोकस किया साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को जो 20th सेंचुरी की जिंदगी ने लोगों के साइकोलॉजी पे किए।
इनमें डेडली वेपन्स की इन्वेंशंस भी आ जाती है, साइंटिफिक एडवांसमेंट में सारा कुछ आ जाता है स्टूडेंट्स। और इस चीज़ ने जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट किया लोगों को, इस चीज़ को इसने फोकस किया और ना सिर्फ कलेक्टिवली बल्कि इंडिविजुअली फोकस किया। और उसने ये क्वेश्चंस उठाए अपने नॉवेल्स के थ्रू कि 20th सेंचुरी के लोग जो है वो खुश नहीं है, पास्ट में खुश थे, ये पास्ट से अब ये कम खुश हैं, और अगर ये आप खुश नहीं है तो क्यों नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये पास्ट में ये लोग खुश थे, अब नहीं है तो क्यों नहीं है। इस चीज को इसने अपने नॉवेल्स के थ्रू इस इशू को हाईलाइट किया है। इसका थीम है असल में स्टूडेंट्स, हक्सली की नॉवल उन हार्म्स को डिस्कस करते हैं, उन बैड इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से ह्यूमैनिटी को फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकी डेथ 1963 में इनकी डेथ हुई, और इन्होंने डेथ से पहले जो है अपनी वाइफ लॉरा, स्टूडेंट्स इनके बारे में एक और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगी कि एल्डिस वाज मैरिड ट्वाइस, इनकी 2 शादियां हुई थी, एंड हिज फर्स्ट मैरिज एंडेड विद हिज वाइफ मारी, व्हेन हिज वाइफ मारिया डाइड। इनकी जो वाइफ मारिया थी वो फोर्थ हो गई, तो इनकी ये मैरिज टूटी। और उसके बाद एंड his second marriage was with लॉरा, और ये लॉरा के साथ उनकी शादी जो है एंड तक रही। जब इनकी डेथ हुई तो उनकी शादी जो है वो वहां तक रही। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी जो है वो इन्होंने जो सबसे पहला नॉवल लिखा था, ये मैं आपको बताना भूल गई, वो 17 ईयर्स की एज में लिखा था, लेकिन जो है वो पब्लिश नहीं हो सका। तो स्टूडेंट्स ये कैंसर के पेशेंट थे, और इनको जो है 1963 में इनकी डेथ हुई, और उन्होंने अपनी डेथ से पहले अपनी वाइफ लॉरा से एलएसडी जो टैबलेट हैं उसकी 100 mg डोज मांगी। स्टूडेंट्स एलएसडी एक ऐसी मेडिसिन है जिसको जो आपके आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपके उसके होते हैं। उसमें ये है कि आप वक्ती तौर पे जो है वो प्रेजेंट वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। ये है कि आपको वो चीज़ें जो प्रेजेंट नहीं होती हैं आपके आसपास, आपको वो फील होती हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू फील यू कैन फील आफ्टर टेकिंग द डोज ऑफ एलएसडी। ठीक है, तो ये इस अक्सर यूज करते होते थे ये एल्डस हक्सली। तो अपनी डेथ से पहले इन्होंने ये डोज ली, और ये सारा कुछ इनकी जो वाइफ है लॉरा, इन्होंने इनकी जो बायोग्राफी लिखी दिस टाइमलेस मूवमेंट, उसमें इन्होंने ये सारा कुछ बताया। और स्टूडेंट्स इनकी डेथ को कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं दी जा सकी। इस ये कवरेज जो है ओवरशैडो होगी, क्योंकि उन्हीं दिनों में डेथ हुई स्टूडेंट्स एक और ऑथर की, एक बहुत फेमस राइटर थे सीएस लेविस। लेकिन सीएस लेविस की डेथ को भी कवरेज इतनी नहीं दी गई, क्यों? बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। उसी दिन जो है इनकी डेथ से 7 घंटे पहले जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को की असैसिनेशन हुई, जिसकी वजह से उनकी कवरेज जो है वो इनकी डेथ की कवरेज ओवरशैडो हो गई। स्टूडेंट्स ये था हक्सली के बारे में। अब हम डीएच लॉरेंस के बारे में पढ़ते हैं। जी ये 1885 में पैदा हुए, 1930 में इनकी डेथ हुई थी। स्टूडेंट्स इनका फुल नेम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है। ये ना सिर्फ नॉवलिस्ट थे बल्कि शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट और एसिस्ट भी थे। एंड ही वाज बोर्न इन नॉटिंगमशायर, इंग्लैंड इन 1885। और स्टूडेंट्स एक्चुअली ये वैसे तो नॉवलिस्ट समझे जाते हैं, बहुत वेल नोन नॉवलिस्ट हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपना करियर जो है वो पोइम्स के साथ स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स इनके बारे में इनकी जो लाइफ पर्सनल लाइफ के फैक्ट्स हैं उनको हम जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनके नॉवल जो है वो बहुत ज़्यादा उनका रिफ्लेक्शन है, इस इनकी पर्सनल लाइफ का रिफ्लेक्शन है। तो स्टूडेंट्स इनके फादर जो थे वो कोल माइनर थे, और इनकी मदर मतलब वो कोल माइनर थे और अनएजुकेटेड थे, लेकिन इनकी मदर जो है लीडिया उनका नाम था, वो बहुत यू कैन से कि इंटेलिजेंट एजुकेटेड लेडी थी। और इनकी इस जो है वो डिफरेंस की वजह से उनके आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे, और इतना कोई अच्छा उनका रिलेशनशिप नहीं था। और वो चूंकि इनके फादर जो है वो ड्रिंकिंग की हैबिट में भी मुबतला थे, और इस वजह से इनकी मदर से इनका झगड़ा रहता था। और इनकी मदर जो है वो अपने बच्चों को ऐसा नहीं देखना चाहती थी, वो इनको हमेशा इनकरेज करती थी कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट से निकल के कुछ एडवांसमेंट लाएं, अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करें।
तो स्टूडेंट्स लॉरेंस जो है वो उनका डेफिनेटली वो पुअर क्लास से बिलोंग करते थे, तो उनको बहुत जल्दी जो है वो काम शुरू करना पड़ा। एज अ क्लर्क उन्होंने फैक्ट्री में काम स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें निमोनिया का अटैक हुआ जिसकी वजह से उन्हें गिव अप करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स इनका पहला नॉवल जो है वाइट पीकॉक 1911 में इन्होंने 1909 में लिखा था एंड 1911 में पब्लिश हुआ। और स्टूडेंट्स इनकी जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में ये कि ये अपने प्रोफेसर अर्नेस्ट वीकली की वाइफ फ्रीडा वीकली के साथ इन्होंने शादी की, उनके साथ इनकी मोहब्बत का रिलेशनशिप डेवलप हुआ, फिर उन्होंने 1914 में शादी की। और स्टूडेंट्स चूंकि इनके फादर का जो है वो इनके फादर के साथ इनकी जो अटैचमेंट नहीं थी, इनकी मदर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी, और इनकी मदर का इनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो इनका ये जो नॉवल एक बहुत फेमस नॉवल है सन्स एंड लवर्स, ये 1913 में इन्होंने लिखा, और ये इसी चीज़ को डील करता है कि इनकी मदर की का इन्फ्लुएंस इनके साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट पे क्या था। तो स्टूडेंट्स इस तरह एक तरह का ये एडिपस कॉम्प्लेक्स थीम को डिस्कस करता है नॉवल। ये नॉवल जो है इनिशियली लिखा गया था पॉल मॉरल के नाम से, लेकिन जब ये पब्लिश करवाया गया स्टूडेंट्स तो ये सन्स एंड लवर इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, सन्स एंड लवर रखा गया। जी स्टूडेंट्स, the subject and style of Lawrence's work of whatever kind are so distinct and consistent that his name has given birth to an adjective Laurentian to describe a way of looking at the world and a method for presenting it. स्टूडेंट्स इनका काम जो है वो इतना यू कैन से कि फेमस था, इतना डिस्टिंक्टिव था, सबसे हट के था। इनको दुनिया को देखने का मेथड और उसको प्रेजेंट करने का मेथड इतना डिफरेंट था कि इनके नाम से एक एडजेक्टिव जनरेट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में, लॉरेंशियन। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना डिस्टिंक्टिव काम था। इनके नॉवेल्स हैं स्टूडेंट्स, जो बेस्ट नोन नॉवेल्स हैं सन्स एंड लवर्स, रेनबो, वुमेन इन लव एंड लेडी चैटरलेस लवर। और इन सारी नॉवेल्स में स्टूडेंट्स in these books Lawrence explores the possibility for life within an industrial setting. In particular, Lawrence is concerned with the nature of relationship that can be had within such a setting. Though often classed at a realist, Lawrence in fact uses his character to give form to his personal philosophy. Students, असल में इनके जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें इन्होंने फोकस किया रिलेशनशिप को, कि इस जिस तरह की सिचुएशंस में वो रह रहे थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी विक्टोरियन एज में, और इस वक्त तक तो सब इंडस्ट्रियल हो चुका हुआ था। तो इंडस्ट्रियल सेटिंग में इस जो रिलेशनशिप्स जिस तरह के पॉसिबल हो सकते हैं उन चीज़ों को इसने अपने नॉवेल्स में हाईलाइट किया है, ठीक है। और इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस उन रिलेशनशिप्स पे कि किस तरह इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स की वजह से, सोशल कंडीशंस की वजह से, यू कैन से कि मटेरियलिज्म के इंक्रीज होने की वजह से जो रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट हुआ था, और उनको रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रखने कैसे रखा जा रहा था, वो सारी चीज़ें इनके नॉवेल्स में हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, लेडी चैटरलेस लवर्स जो है इनका सबसे बेस्ट नोन वर्क है, लेकिन स्टूडेंट्स ये वाला नॉवल जो है इन्होंने 1928 में लिखा था, 1928 में ये पब्लिश हुआ, और लेकिन जो है स्टूडेंट्स ये बैन कर दिया गया था, और रीपब्लिश ये 1960 में हुआ जाकर। इसको बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल था और बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि इसमें सेक्सुअल कंटेंट्स बहुत ज़्यादा ऐड किए गए थे, फ्रैंक लैंग्वेज रिगार्डिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो है वो यूज़ की गई थी। तो इसके एक्सेसिव सेक्सुअल कंटेंट्स की वजह से इसको बैन कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स इस नॉवल की वजह से लॉरेंस की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो ये दोबारा से ये नॉवल 1960 में पब्लिश होना शुरू हुआ और इसने बहुत ज़्यादा फेम हासिल की। जी स्टूडेंट्स, इनके थीम्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा एविडेंट है इनके काम में, प्यूरिटनिज्म है और हिपोक्रेसी, लव, सेक्स एंड नेचर। And he is marked as being fascinated with homosexuality and sexuality in general in many of his work.
तो his that health was failing, Lawrence continued to write until his dying day, March 2, 1930. Friends, इन्होंने अपने मरने तक जो है वो काम जारी रखा. So students, this was all about Aldous Huxley and D.H. Lawrence. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मॉडर्न ड्रामा के बारे में होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.